नमस्कार दोस्तों, असम डूब रहा है और कोई संभालने वाला भी नहीं है क्योंकि Homes have been destroyed, farmland has been buried under silt, and thousands remain displaced. वीडियो शूट करते समय असम बाढ़ की वजह से 68 लोगों की जान चली गई है। 11 लाख लोग विस्थापित हुए हैं और 1000 से ज्यादा घर बाढ़ में बह चुके हैं। ये फोटो देखकर मेरा तो दिल ही टूट गया क्योंकि यहाँ बच्चे अपने नोटबुक्स, अपनी टेक्स्ट बुक रास्तों पर सुखा रहे हैं। सालों की मेहनत पानी में बह चुकी है। इस नुकसान को हम नंबर्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते। असम में हर साल बाढ़ आती है। कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया पर बात भी होती है और फिर लोग इसे भूल जाते हैं क्योंकि बाढ़ नॉर्थ ईस्ट की हो रही है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करना कूल कहाँ है। नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम किसी को अपने लगते ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लोग नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये प्रॉब्लम्स और लोगों तक पहुंचे। आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि असम में हर साल बाढ़ क्यों आती है। इस साल भारत के दूसरे क्षेत्रों में भी बाढ़ की वजह से खतरनाक हालात क्यों बन रहे हैं और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। वीडियो के अंत में हम समाधान की भी बात करेंगे, तो प्लीज अगर आप सीधे समाधान सुनना चाहते हैं तो यह पार्ट स्किप मत कीजिए। And for many people, flood is just like another news headline. But for the people of Assam and for the people of Northeast, it's like watching our houses disappear, families getting stranded. The state's worst flooding in 6 decades, and more than 3 lakh people are affected in as many as 7 districts. असम में हर साल बाढ़ क्यों आती है? इसके 5 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है ज्योग्राफी। असम तीनों साइड से पहाड़ों से घिरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय में खड़ी पहाड़ियां हैं और असम एक लो लाइंग एरिया है। तो नेचुरली जब बारिश होती है तो पानी हाई एरिया से लो एरियाज में बहता है। दूसरा कारण है असम की नदियां। ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे पावरफुल नदी मानी जाती है। तिब्बत में स्टार्ट होकर यह पहले तो पूर्व की तरफ बहती है और फिर एक यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश से होकर असम आती है। ग्लेशियर और बारिश से सारा पानी और सारी मिट्टी और पत्थर साथ लेकर यह नदी जब असम तक पहुंचती है तो नदी की गति धीमी हो जाती है और इसलिए बाढ़ आती है। वह नदी जो असम को उपजाऊ मिट्टी देती है वो मानसून में असम के लिए खतरनाक बन जाती है। लेकिन अक्सर ब्रह्मपुत्र से भी ज्यादा उसकी सहायक नदियों की वजह से बाढ़ आती है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। तीसरा कारण है क्लाइमेट चेंज। अगर किसी को लगता है कि क्लाइमेट चेंज का इंडिया पर प्रभाव नहीं है तो उन्हें असम की ये फोटो जरूर दिखाइएगा। इस बार असम के चराईदेव जिले में 436% से ज्यादा बरसात हुई, यानी नॉर्मल से 4 गुना ज्यादा। जैसे क्लाइमेट बदलता जाएगा चीजें और मुश्किल होती जाएगी। चौथा कारण है मैन मेड डिजास्टर, यानी कि मानव निर्मित आपदाएं। असम के लोकल रिपोर्ट्स कहते हैं कि भार्लू वाहिनी और वरिष्ठ नदियों के एनक्रेचमेंट और पॉल्यूशन की वजह से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। यह नदियां आज ड्रेनेज सिस्टम जैसी बन चुकी है। यहाँ मिनिस्टर्स भी जानते हैं कि रिवर्स एनक्रेचमेंट की वजह से संकरी होती जा रही है, लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। इनको इन समस्या की याद सिर्फ बाढ़ के समय आती है और कुछ समय बाद सब भूल जाते हैं। और 5वां कारण है एंकेसमेंट, यानी कि बांध की समस्या। असम में 4000 किलोमीटर से ज्यादा के डैम है। इन डैम की मदद से पानी गांव में आने से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन समस्या यह है कि यह बांध साल 1950 के हैं। इन्हें बने 70 साल से भी ज्यादा
हो चुके हैं और मानसून में पानी का प्रेशर बढ़ने की वजह से ये टूट जाते हैं और तेजी से पानी गांवों में घुस जाता है। लेकिन असली नुकसान तो इसके बाद शुरू होता है। इन दीवारों में फंक्शन ड्रेनेज गेट से है ही नहीं, तो जब पानी गांव के अंदर जाता है तो मिट्टी की दीवारें उसे बाहर निकाल नहीं देती है, यानी पानी ट्रैप हो जाता है और गांव हफ्तों तक डूबे रहते हैं बारिश रुकने के बाद भी। लेकिन इस साल की बाढ़ नॉर्मल से काफी अलग थी। क्यों पता है? क्योंकि बाढ़ असम के ऊपरी भाग में आ रही है। शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट और गोलाघाट ये वो क्षेत्र है जहां हमेशा बाढ़ नहीं आती है। असम में धीरे धीरे पानी बढ़ने की बजाय नेबरिंग नागालैंड की पहाड़ियों में कम समय में अत्यधिक बरसात हुई। पहाड़ों से बहकर आया हुआ तेज पानी और मिट्टी सीधे असम के गांवों में घुस गया, जिससे लोगों को संभलने का टाइम तक नहीं मिला। इस बार ब्रह्मपुत्र से ज्यादा उसकी सहायक नदियों जैसे दिसंग, दिखो और बदगोई ने तबाही मचाई। ब्रह्मपुत्र पहले से भरा हुआ था तो उसने सहायक नदियों के पानी को आगे जाने नहीं दिया और पानी साइड से गांवों में घुस गया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह पिछले 60 सालों की सबसे असामान्य आपदा है। यह वास्तविक योजना को और कठिन बना देती है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में यूजुअली बाढ़ आती है वहां के लोग तैयार हो सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि जलवायु अनिश्चितता एक नया नॉर्मल है। और अगला सेंटेंस काफी खतरनाक है कि असम का कोई भी भाग या फिर नॉर्थ ईस्ट का कोई भी रीजन हमेशा के लिए प्रभावित नहीं होगा। आज नहीं तो कल हर एरिया प्रभावित होने वाला ही है। अब तक यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है? इंडिया के महत्वपूर्ण जानकारी को एक आसान भाषा में नई जनरेशन तक पहुंचाना मेरा मिशन है, ताकि एक सार्थक चर्चा हो पाए। अगर आप इस मिशन में हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे ऐसे ही और वीडियो बनाने का हौसला हमें मिलता रहेगा। आगे बढ़ते। गुजरात और पूरे भारत में फैलता संकट, अनिश्चितता एक ऐसा शब्द है जिसने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं, इंडिया के वेस्ट में भी तबाही मचाई है। ये वीडियो गुजरात के हैं। वलसाड जिले में गाड़ियां पानी के नीचे डूब चुकी है, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और लोग परेशान हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि असम के बारे में बात करते करते हम गुजरात क्यों आ गए? यह कैसा लॉजिक है? रीजन है, थोड़ा रुकिए समझाता हूँ। पहले ये कुछ वीडियो देखिए। यह कोई झील नहीं है, यह वीडियो अहमदाबाद एयरपोर्ट का है, जहाँ रनवे दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। हर जगह पानी पानी है। नवसारी में हेलीकॉप्टर से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ऐसे लोग जो पानी से बचने के लिए अपने छत पर चढ़ चुके हैं। 1100 किलोमीटर बारिश के बाद 1200 लोग रेस्क्यू किया गया है। हालात इतने खराब है कि इंडियन आर्मी की मदद मांगी गई है। गुजरात और दादर नागर हवेली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने चैलेंजिंग कंडीशन में रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। गुजरात का यह हाल आपको समझना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कुछ साल पहले तक गुजरात में भी ऐसी बाढ़ आ सकती है, किसी ने सोचा भी नहीं था। गुजरात एक ऐसा राज्य है जो अपने ड्राई क्लाइमेट के लिए जाना जाता है। वहां ऐसी तबाही देखना सबके लिए एक वार्निंग साइन है। इस बार गुजरात की कोस्टल और सर्दर्न डिस्ट्रिक्ट में भी भारी बारिश हुई है, जिसने न सिर्फ नदियां ओवरफ्लो हुई बल्कि सिटी ड्रेनेज सिस्टम 100% फेल हो गए। पहले ऐसे अचानक भारी बारिश सालों में एक बार आती थी, लेकिन अब यह सामान्य हो चुका है। असम से लेकर गुजरात तक पैटर्न बिल्कुल सेम है। नंबर 1, अचानक और अनिश्चित भारी बारिश पूरे साल या फिर मानसून के दौरान नॉर्मल बरसात होने की बजाय 2-3 दिनों में महीनों जितना पानी गिर जाता है। नंबर 2 है इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर। हमारे शहर के ड्रेनेज सिस्टम इस लेवल के वाटर प्रेशर के लिए तैयार ही नहीं है। और नंबर 3 है नो सेफ जोन।
चाहे आप नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों के पास रहो या फिर वेस्ट इंडिया के तटीय मैदान में, क्लाइमेट चेंज भूगोल आज तक नहीं देखता। देश के दो बड़े लीडर्स गुजरात से आते हैं, असम में भी उनकी पार्टी की सरकार है, और ये दो उदाहरण हमें दिखाते हैं कि क्लाइमेट चेंज कोई भविष्य की समस्या नहीं रहा है। क्लाइमेट चेंज हमारे दरवाजों तक पहुंचा है, यह हमारी आज की वास्तविकता है। अगर यह दृश्य देखने के बाद भी हमारे लीडर्स नहीं जागे तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता। अब बात करते हैं इस समस्या के समाधान की, तो सोचते हैं कि समस्या समाधान क्या है। समाधान में असम की बात करते हैं। सॉल्यूशंस के 3 पिलर्स है। सॉल्यूशन नंबर 1, लिविंग विद फ्लड्स। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम ब्रह्मपुत्र को पूरी तरह से रोक नहीं सकते, हमें बाढ़ के साथ रहना सीखना होगा। कैसे? अर्ली वार्निंग सिस्टम के साथ 1999 में ओडिशा ने एक ऐसा खौफनाक तबाही देखी थी जिसे आज भी लोग सुपर साइक्लोन नाम से याद रखते हैं। उस वक्त ना तो कोई प्रॉपर वार्निंग सिस्टम था, ना ही लोगों को सुरक्षित जगह ले जाने का। नतीजा ये हुआ कि 10,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई और पूरा तटीय ओडिशा तबाह हो गया। लेकिन ओडिशा ने इस आपदा से एक बहुत सीखा। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वेदर की वजह से एक भी जान नहीं जाएगी, और फिर जन्म हुआ EWDS का अर्ली वार्निंग डिसमिनेशन सिस्टम। ओडिशा ने पूरे कोस्टल लाइन पर 120 से ज्यादा ऑटोमेटेड सायरन टावर्स लगाए, सैटेलाइट बेस्ड अलर्ट सेटअप किए और इन हैंड ऑफ मल्टीपल साइक्लोन और फ्लड शेल्टर्स बनाए। आज रिजल्ट क्या है? जब भी बे ऑफ बंगाल में कोई बड़ा स्टॉर्म या हैवी फ्लड आता है तो ओडिशा गवर्नमेंट बटन दबाकर लाखों लोगों को SMS और सायरन के जरिए घंटों पहले इक्वेट कर लेती है। 1999 में हजारों जान गंवाने वाले स्टेट ने आज डिजास्टर मैनेजमेंट में पूरे वर्ल्ड के लिए एक बेसमेंट सेट कर दिया है, जिसे UN भी स्टडी करता है। असम में भी अर्ली वार्निंग डिटेक्शन सिस्टम की जरूरत है। असम में फ्लड्स FLEWS फ्लड्स अर्ली वार्निंग सिस्टम है, लेकिन इसकी वार्निंग मैसेजिंग डायरेक्टली लोगों को नहीं जाते हैं, वे जाते हैं स्टेट और जिला प्रशासन को। लास्ट माइल कम्युनिकेशन न होने की वजह से लोगों को रिएक्ट करने का, प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिलता है। तो ये था इस वीडियो का सार। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।